इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जाइगोट बना था उस जाइगोट से एक स्पोरोफाइट या बीजाणुउद्भिद का निर्माण कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जैकेट के सेल्स हैं, ये जैकेट के सेल्स स्पोरोगोनियम को चारों तरफ से बहुत सारे डिवीजन होते हैं इन सेल्स में, और चारों तरफ से घेर करके एक द्विस्तरीय आवरण बनाती है जिसे हम कैलिप्ट्रा या गोपक बोलते हैं। और जो जो अंदर की तरफ स्पोरोगोनियम बढ़ता रहता है, कैलिप्ट्रा या गोपक की जो सेल्स हैं वो भी उसी अनुपात में वृद्धि करती रहती हैं। निषिक्तांड में या जो ऊस्पोर बना है उस ऊस्पोर में किसी भी प्रकार का डोरमेंसी पीरियड या प्रसुप्ति काल नहीं होता है और वो तुरंत ही उसमें विभाजन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले इसमें जो जाइगोट है, इस जाइगोट में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल बन जाती हैं। ठीक है, ये 2 सेल बन गई हैं। ऊपर वाली जो सेल है जिसे हम अपर एपिबेजल सेल कहेंगे या ऊपरी उप आधारी कोशिका, और नीचे की लोअर हाइपोबेजल सेल या निचली अधो आधारी कोशिका। तो 2 कोशिकाएं बन गई हैं। इन दोनों सेल में फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि टोटल 4 सेल्स बन गई। आप यहाँ देख रहे हैं टोटल 4 सेल्स बन गई हैं। ये 4 सेल्स हैं। इन 4 सेल्स के राइट एंगल पर फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि टोटल 8 सेल्स, 8 कोशिकाएं इसके अंदर बन गई हैं स्पोरोगोनियम में। इसके बाद में इस ऑक्टेंट स्टेज के बाद में सारी सेल्स में बहुत सारे एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होते रहते हैं जिससे कि 20 to 40 सेल्स से बना हुआ एक गोलाकार संरचना बन जाती है। इस गोलाकार संरचना में एक पेरिक्लिनल डिवीजन और होता है जिससे क्या होगा, बाहर की तरफ एक और से बाहर की तरफ जो सेल्स बनती हैं, इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, एम्फीथीशियम सेल्स। ठीक है, और जो अंदर की सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहेंगे एंडोथीशियम सेल्स। यहाँ इस डायग्राम में कुछ मिस्टेक है। ये जो बाहर की सेल्स है ये सेल्स एम्फीथीशियम में, और अंदर वाली जो सेल्स है ये वाली, ये एंडोथीशियम सेल्स है। एम्फीथीशियम सेल्स में और आगे डिवीजन होते हैं और जिससे कि ये एक सिंगुलर लेयर सेल्स की मोटी जैकेट या परत बना लेती हैं जो कि इस ग्रुप ऑफ सेल्स को अंदर से ग्रुप ऑफ सेल्स को कवर करके रखता है। एम्फीथीशियम की सेल्स फर्टाइल नहीं होती, ये बंद होती है, इसी कारण ये जैकेट बनाती हैं। और जो एंडोथीशियम की सेल्स हैं ये सेल्स फर्टाइल होती है, उर्वरक होती है, और इन्हीं सेल से आगे जाकर के आर्कीस्पोरियम सेल्स या प्रसूतक सेल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो ये एंडोथीशियम है इससे आर्कीस्पोरियम सेल्स बन गई और इनमें लगातार विभाजन होता रहता है आर्कीस्पोरियम सेल्स में, और आर्कीस्पोरियम सेल से क्या बन जाती है, स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। सारी स्पोर मदर सेल्स जो बनी हैं ये सारी स्पोर मदर सेल फर्टाइल नहीं होती हैं। इनमें से बहुत सारी जो सेल्स होती है वो आगे जाकर के डिवाइड नहीं हो पाती हैं और वो डीनेचर हो जाती है, विघटित हो जाती है, और ये जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं उन डेवलपिंग स्पोर्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। अब इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं जो कि टेट्राड में एक साथ लगे रहते हैं। तो 4 स्पोर्स, ये देखिए 4 स्पोर्स जो हैं वो एक स्पोर टेट्राड्स बना लेते हैं। और अभी तक ये सारे स्पोर टेट्राड्स किसके अंदर बंद है, कैलिप्ट्रा के अंदर बंद होते हैं, और ऊपर की जो नेक है वो भी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो इस गोलाकार कैलिप्ट्रा के अंदर ये सारे स्पोर टेट्राड्स जो बने हैं वो सभी अभी तक यहाँ पर इसमें बंद रहते हैं। कैलिप्ट्रा के अंदर जो जैकेट सेल्स थी, ठीक है, सबसे बाहर कैलिप्ट्रा होता है और कैलिप्ट्रा के अंदर की तरफ जैकेट सेल्स पाई जाती हैं। तो जो जो ये टेट्राड स्पोर टेट्राड्स मैच्योर होते जाते हैं, जो जैकेट सेल्स हैं ये जैकेट सेल्स भी पोषण के काम में आती रहती है और डीनेचर होती रहती है। इसके साथ ही कुछ जो न्यूट्रिशन है वो
थैलस से भी स्पोरोगोनियम, डेवलपिंग स्पोरोगोनियम जो है वो थैलस से भी न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। दी गई स्लाइड एक रिक्शा के मेच्योर स्पोरोफाइट की है और इस स्लाइड से आप स्पोरोफाइट का डायग्राम आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो सबसे बाहर वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये सेल्स क्या हैं? कैलिप्ट्रा की सेल्स हैं और कैलिप्ट्रा के अंदर की तरफ जो डॉट डॉट वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये कौन सी सेल्स है? जैकेट सेल्स है। ठीक है, तो ये जैकेट सेल्स इन स्पोर्स के, डेवलपिंग स्पोर्स के न्यूट्रिशन में काम आ जाता है। रिक्शा का स्पोरोफाइट बिल्कुल सिंपल टाइप का स्पोरोफाइट होता है, इसमें केवल कैप्सूल ही पाया जाता है। सीटा और फुट जैसा स्ट्रक्चर रिक्शा के स्पोरोफाइट में नहीं पाया जाता है। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर टेट्राड कंडीशन में, यानी कि एक स्पोरोजिनस मदर सेल से बनने वाले चारों हैप्लॉइड स्पोर्स एक साथ लगे रहते हैं, ये स्पोर टेट्राड कंडीशन कहलाती है। तो ये सारे स्पोर टेट्राड्स इस के अंदर, स्पोरोगोनियम के अंदर या इस कैप्सूल के अंदर भरे रहते हैं। ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स गैमेटोफाइटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका है, क्योंकि ये स्पोर्स कौन से नेचर के हैं? हैप्लॉइड नेचर के, अगुणित अवस्था में आ गए हैं। और इन्हीं हैप्लॉइड स्पोर में जब जर्मिनेशन होगा तो जो नया प्लांट बनेगा वो कौन सा प्लांट बनेगा? युग्मकोद्भिद पादप या गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा। इसीलिए स्पोर्स को हम फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट कहते हैं। स्पोरोगोनियम के अंदर के जब सारे स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं तो थैलस के आसपास की जो सेल्स हैं वो सेल्स में डीके होने लगता है और वहाँ से सारे बीजाणु या स्पोर्स बाहर एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एक मेच्योर स्पोर का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ एक सिंगल मेच्योर स्पोर आपको दिखाया गया है। ये जो स्पोर है इसके ऊपर लगभग 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर से ये कवर्ड रहता है। सबसे बाहर का जो कवर है जिसे हम एक्सोस्पोरियम या बाह्यजोल कहते हैं, ये काफ़ी थिक होता है, वेवी स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा क्यूटिनमय ये स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। बीच का जो लेयर है जिसे हमने मीजोस्पोरियम नाम दिया है और सबसे अंदर का जो स्तर होता है जिसे हम एंडोस्पोरियम या भीतरी अंतःचोल कहते हैं। ये एंडोस्पोरियम सेलुलोज और पैक्टोज से मिलकर के बना होता है। मैच्योर स्पोर में जर्मिनेशन, जब स्पोर के लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी उस स्थिति में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जो एक्सोस्पोर है वो एक्सोस्पोर फट जाती है और एक जर्मपोर बना लेती है और इसी जर्मपोर के माध्यम से एंडोस्पोर एक जर्मिनल ट्यूब से बना करके बाहर आती है। ये जर्मिनल ट्यूब बड़ी होती जाती है और इसके टर्मिनल पार्ट पर सारा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और एक ट्रांसवर्स सेप्टा बन जाता है इसके बीच में। ट्रांसवर्स सेप्टा बनने से जो टर्मिनल एंड है उस पर एक वहाँ एक बहुत बड़ी सेल बन जाती है जिसमें बहुत सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स, क्लोरोफिल और भी बहुत सारे स्टोरेज फूड मटेरियल भरे रहते हैं। इस एपिकल सेल के बनने के बाद में जो जर्म ट्यूब है उसके बेजल पार्ट से कुछ राइजोइड्स बनते हैं। ये देखिए राइजोइड्स का ओरिजिन हो रहा है बेजल पार्ट ऑफ जर्म ट्यूब। एपिकल पार्ट पर जो सेल बनी थी उस सेल में डिवीज़न होते रहते हैं और डिवीज़न होकर के पहले 4 सेल्स बनती हैं, फिर 8 सेल्स बन जाती हैं और फिर आगे जाकर के बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती हैं जिससे कि एक यंग थैलस का निर्माण होता है। नीचे की तरफ जिससे राइजोइड्स बन गए हैं और ऊपर की तरफ ये यंग थैलस बन गया है। रिक्शा में लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो रिक्शा में मेनली 2 प्रकार के प्लांट की पीढ़ी पाई जाती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइटिक पीढ़ी जो कि मेन प्लांट बॉडी है, और दूसरी होती है स्पोरोफाइटिक पीढ़ी या बीजाणुद्भिद पीढ़ी। ये जो थैलस है ये गैमेटोफाइटिक पीढ़ी को शो करता है। ठीक है, इस थैलस में आगे जाकर के सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होगा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा। इनसे आगे जाकर के मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स में
गैमेट्स में आपस में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि जाइगोट या ओस्पोर बनेगा। यहाँ पर ये डिप्लॉयड कंडीशन आ गई है जाइगोट में या ओस्पोर में। फिर इस ओस्पोर में जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और जर्मिनेशन स्टार्ट होने से क्या बन रहा है, यहाँ पर स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट बन गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी जो कंडीशन है वो स्पोरोफाइट बन गया है। अब स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स, ये कौन से स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो कौन सा डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन से जो स्पोर्स बने हैं ये स्पोर्स हैप्लॉइड कंडीशन में आ गए हैं। इन स्पोर्स में फिर जर्मिनेशन होगा जिससे कि आगे जाकर के कौन सा प्लांट बन रहा है, गेमिटोफाइटिक थैलस बन जाता है। तो इस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज का अल्टरनेशन इस पूरी लाइफ साइकिल में चलता रहता है।